जय हिंद दोस्तों। टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे CUET 2023 में आपका स्वागत है। कॉमर्स बीकॉम एंट्रेंस के डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए आप, ताकि सभी लोग लाइव आ जाएं और लाइव तरीके से पढ़ सकें। चलिए, अभी लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अच्छा खासा हम लोग का चैप्टर जो है खत्म हुआ, जिसका नाम क्या था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 3 सेगमेंट्स हैं, 30 सेक्टर में बांटा गया है पूरे सिलेबस को, जो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड बातें हैं। उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए और उस पर क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रैक्टिस किया और कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर का तरीके से देखा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिमांड की कुछ बातें। डिमांड की कुछ बातें हो गई थी, कुछ बातें होना बाकी था, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आ जाइए सभी लोग और पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, डिमांड की बात हम जब कर रहे थे तो डिमांड में हमने आपको बताया था, डिमांड में याद हो आपको, हमने बताया था कि डिमांड का मतलब होता है कि ऐसी डिजायर जिसकी अफोर्डेबिलिटी भी हो और विलिंगनेस टू पे भी हो। अगर डिजायर के साथ, यानी एक विश के साथ, एक इच्छा के साथ दो चीजें जुड़ जाती हैं। पहला अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है सामर्थ्यता, मतलब उसको पेमेंट करने की कैपेसिटी है कंज्यूमर के पास या पर्सन के पास। और दूसरा, कैपेसिटी के साथ साथ उसकी विलिंगनेस टू पे भी है, वो पे करने की इच्छा कर रहा है, उसको खर्च करना चाहता है, स्पेंड करना चाहता है। तो ऐसी केस में उसको हम क्या कह सकते हैं? डिमांड कह सकते हैं। तो डिमांड में कितनी बातें हो सकती हैं? आप उसको पढ़ने के लिए एक टेक्निकल डेफिनेशन डिमांड की हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से, कि डिमांड का मतलब होता है द वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस इन गिवन मार्केट इन गिवन टाइम पीरियड। किसी गिवन मार्केट में गिवन टाइम पीरियड में कितनी क्वांटिटी कोई कंज्यूमर परचेज करना चाहता है, उसको डिमांड कहते हैं। ध्यान रखिए, ये सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक आपका 11th क्लास का है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 11th क्लास में आपने बहुत मन से पढ़ाई किया होगा, ठीक है। तो इसलिए जितने मन से आपने वहां पे पढ़ा, उसको यहाँ पे और मन से पढ़ के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रिपरेशन को फाइनलाइज करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आइए, हमने डिमांड के फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड होते हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था प्राइस ऑफ गुड्स। जो गुड्स का प्राइस होता है वो डिमांड को अफेक्ट करता है। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? घटेगी। ध्यान रखना, प्राइस पे डिपेंडेंट है डिमांड, डिमांड पे डिपेंडेंट प्राइस नहीं है, इस बात को विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है। दूसरी बात, हमने क्या आपको कहा था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हम आपको बताए थे सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो एक साथ यूज किए जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे के स्थान पे यूज किए जा सकते हैं। द गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, उसको क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर था। इनकम ऑफ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी इनकम ऑफ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी डिमांड को, पूरी कमोडिटी को हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, नेसेसिटी गुड्स में, नॉर्मल गुड्स में, इंफीरियर गुड्स में। नेसेसिटी गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका इनकम बढ़ने के साथ उनकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मेडिसिन हो गया, सॉल्ट हो गया, बेसिक फूड आइटम्स हो गए, ये सब क्या है? नेसेसिटी आइटम्स होते हैं। फिर नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जिनका इनकम बढ़ने के साथ साथ उनकी डिमांड भी क्या हो जाए? बढ़ जाए। जैसे अभी आप नॉर्मल फोन यूज कर रहे थे, फिर आप क्या और महंगे फोन या और लग्जरियस आइटम्स अगर यूज करने लगते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? वो नॉर्मल गुड्स हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल गुड्स के बाद अगर हम बात करें, नॉर्मल गुड्स के बाद अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स, ऐसे गुड्स जो जिनकी क्वालिटी क्या होती है? लो क्वालिटी, लो प्राइस गुड्स होते हैं। इनका इनकम बढ़ने पे डिमांड घट जाता है और इनकम घटने पे डिमांड बढ़ जाता है। किसी ने क्वेश्चन कमेंट में किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिवन गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स? तो इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स में सिर्फ इतना अंतर है, एकदम क्लियर कट अंतर है, को आप समझिए। इंफीरियर गुड्स थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है,
ठीक है, ब्रॉड टर्म है, उसमें बहुत सारे गुड्स आ जाएंगे। और गिवन गुड्स कुछ आइडेंटिफाई किए गए जो गुड्स ऐसे टाइम के साथ उनकी इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी डिसाइड होती है। इसको प्रोफेसर गिफिन ने कॉन्सेप्ट को दिया, इसीलिए इसको गिफिन गुड्स भी कहा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकम ऑफ कंज्यूमर के बाद हम लोगों ने देखा था क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिमांड को अफेक्ट करता है। हाँ, अफेक्ट करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अलावा अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन भी अफेक्ट करती है, बिल्कुल अफेक्ट करती है। पॉपुलेशन के अलावा अगर हम और बात करें तो वेदर अफेक्ट करता है, मौसम भी डिमांड। जैसे अगर हम विंटर की बात करें, ठंडी की बात करें, ठंड के समय हमारे ठंड के कपड़े की डिमांड बढ़ जाती है। अगर हम बात करें रेनी सीजन की बात करें, बारिश की बात करें, तो उस समय रेनकोट या अम्ब्रेला यानी छाते की डिमांड बढ़ जाती है। तो वेदर भी एक फैक्टर होता है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बाद यहाँ पे कुछ नोट्स आपके पास अवेलेबल है, उस नोट्स की बातें कर लेते हैं। डिमांड हम लोगों ने पढ़ लिया था। डिमांड में क्या क्या बातें हम लोग को ध्यान देने वाली हैं। द वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी पहली बात हो गई थी। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या बातें आनी बारी। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी पहली चीज, फिर विलिंगनेस एंड एबल टू पे, ध्यान रखिए विलिंगनेस भी होना चाहिए, एबल भी होना चाहिए पे करने के लिए। और फिर एक टाइम पीरियड होगा, डिफरेंट प्राइसेस होंगे और एक गिवन मार्केट भी होगा। यहाँ पे देखिए गिवन मार्केट। जितनी चीजें मैंने अंडरलाइन किया बस इतनी बातें आपको ध्यान देना है डिमांड में। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़ते हैं डिमांड की बातें करते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है मार्केट डिमांड। अगर किसी सिंगल कंज्यूमर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है सर? सिंगल कंज्यूमर की अगर बात हो रही है, अगर सिंगल कंज्यूमर के डिमांड को एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको इंडिविजुअल डिमांड कहा जाएगा। अगर किसी मार्केट में अवेलेबल ऑल कंज्यूमर्स अवेलेबल इन द मार्केट या ऑल कस्टमर अवेलेबल इन द मार्केट, कंज्यूमर अवेलेबल इन द मार्केट, जितने कंज्यूमर किसी मार्केट में अवेलेबल है, अगर सभी की डिमांड की स्टडी किया जा रहा है तो उसको मार्केट डिमांड कहा जाएगा। सपोज करिए एक मार्केट में 5 कंज्यूमर है तो पांचों कंज्यूमर की डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है किसी कमोडिटी की, उसको सम अप कर दीजिए, उसको ऐड कर दीजिए तो मार्केट डिमांड आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट डिमांड के बाद अगर हम देखें कि क्या हो सकता है, एक यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमारा डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड सिनोनिमस हैं, यानी क्या दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया सकता है, सिनोनिम्स के तौर पर यूज किया जा सकता है। क्या डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब आप समझ लीजिए डिमांड का क्या मतलब होता है, क्वांटिटी डिमांडेड का क्या मतलब होता है। ठीक है, डिमांड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट गिवन पीरियड of time at different possible prices, whereas quantity demand refers to a specific quantity। मतलब डिमांड का एक पार्ट होता है क्वांटिटी डिमांडेड। ध्यान से बात आप समझिए, डिमांड का एक पार्ट होता है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब किसी स्पेसिफिक प्राइस पे किसी कंज्यूमर की कितनी क्वांटिटी वो डिमांड करना चाहता है, वो क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। और डिमांड का मतलब क्या हो जाता है, जो एक पूरा वास्ट कॉन्सेप्ट है, कंप्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है जो डिमांड का, वो यहाँ पे डिमांड की डेफिनेशन लागू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी डिमांड और डिमांड का मतलब अगर हमने समझ लिया तो डिमांड फंक्शन केवल मैथ्स वाले फंक्शन नहीं पढ़ते हैं हम लोग भी, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में भी फंक्शन पढ़ा जाता है। तो डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि डिमांड किस पे डिपेंड करती है। अगर हम बात करें कि डिमांड किस पे डिपेंड करती है, तो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। क्या ये बात सही है कि नहीं है? डिमांड फंक्शन का मतलब होता है डिमांड किस पे काम करती है, डिमांड क्यों काम करेगी, मतलब डिमांड क्यों होती है, क्योंकि प्राइस ऑफ गुड्स होता है उसके पीछे रीजन, उसके पीछे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होता है, उसके पीछे इनकम ऑफ कंज्यूमर होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड क्या होती है, अफेक्ट होती है। इसलिए डिमांड फंक्शन इसको कहा जाता है। बेसिकली डिमांड फंक्शन का मतलब होता है इट इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप, इट इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिमांड के बीच में जो टेक्निकल रिलेशनशिप होती है इसको डिमांड फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी एक कंज्यूमर का
हम डिमांड फंक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो कंज्यूमर किन किन चीजों से उसकी डिमांड अफेक्ट हो रही है उसके बारे में और डिमांड के बारे में हम रिलेशनशिप को देखेंगे। तो ये तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हो गया, और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस किया जाता है, ध्यान से देखिए आप, डिमांड फंक्शन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके बाद क्या कह रहा है, कंज्यूमर इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस चेंज, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें और तो कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस के बाद अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, कितना मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट डिमांड फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो किस पे डिपेंड करता है, मार्केट डिमांड फंक्शन, देखिए ध्यान से, मार्केट डिमांड फंक्शन जो होता है वो अफेक्ट करता होता है किसी से, प्राइस ऑफ कमोडिटी से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से, उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं देखिए ध्यान से, इनकम ऑफ कंज्यूमर से, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से, एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर्स रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सारे फैक्टर्स होते हैं डिमांड के इन केस ऑफ मार्केट डिमांड। क्वेश्चन आ सकता है यहां से, ध्यान से समझिए, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या क्या फैक्टर्स है। क्या पॉपुलेशन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का पार्ट है, या सर नो करके कमेंट करके आंसर करिए, बताइए, क्या पॉपुलेशन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का पार्ट है कि नहीं है? नहीं है, ये मार्केट डिमांड का पार्ट है, ये मार्केट डिमांड फंक्शन का पार्ट है। मतलब मार्केट डिमांड फंक्शन डिपेंड करता है किस पे, हमारा पॉपुलेशन पे। और फिर कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी एक चीज होती है, ध्यान रखिए आप, केवल पॉपुलेशन से नहीं काम चलेगा। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, कितने इनकम कैटेगरी वाले कितने लोग हैं, या कितने जेंडर के बेसिस पे कितनी पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। या किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, ये सारी बातें अगर होती हैं तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इसको कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बड़ा कम लोग इस आज लाइव देख रहे हैं, ठीक है, कोशिश करिए शेयर करिए एक दूसरे को, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं फटाफट शेयर करिए। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड देखिए क्या होगा, द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी आर डिस्कस्ड बिलो। डिटर्मिनेंट हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसके बारे में फिर से डिस्कशन नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि आगे बढ़ने का ही नाम क्या है, जिंदगी। आइए दो बातें करते हैं, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, दो बातें हैं यहां पे, इसको समझ लेते हैं। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है और डिमांड कर्व का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखिए यहां पे। डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है एक ऐसी टेबल जिसमें किसी कमोडिटी के डिफरेंट प्राइसेस दिए गए हैं और उनकी डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। द टेबल विच शोज द वेरियस प्राइसेस ऑफ कमोडिटी या डिफरेंट प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड ऑन डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी कितनी डिमांड है उसको, और प्राइसेस कमोडिटी के कितने हैं अगर टेबल में शो किया जाता है तो उसको डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। सीधे शब्द में डिमांड किस प्राइस पे कितनी डिमांड है इसको टेबल में प्रेजेंट करना डिमांड शेड्यूल कहलाता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं डिमांड कर्व की बात करते हैं। डिमांड कर्व यहाँ पे दिया होगा, अगर बनाया होता है तो आइए ये देखिए यहाँ पे आपके पास डिमांड शेड्यूल आ गया। प्राइस ऑफ राइस कह रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ राइस। जब 5 रुपए है तो बताइए कितना केजी खरीदा जा रहा है राइस, 2 केजी। जब 4 रुपए हो रहा है तो कितना, 3, और फिर उसके बाद 3 पे कितना हो रहा है, 2, और फिर उसके बाद 2 पे कितना हो रहा है, 8। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइस हमारा क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, और डिमांड हमारी क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही। तो क्योंकि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसीलिए ये प्राइस घटने पे डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके रीजंस के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों इंप्लीमेंट होता है, लॉ ऑफ डिमांड की फंक्शनिंग के पीछे रीजन क्या है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं डिमांड कर्व। देखिए डिमांड कर्व है, ध्यान दीजिए आप, आज डिमांड कर्व को आप बनाना सीख जाएंगे और समझ जाएंगे किस एक्सिस पे क्या होता है। देखिए आपका क्या है, ये एक्स और एक्स डैश है, ये क्या है, वाई एंड वाई डैश है, ठीक है। इसको ओरिजिन बोलते हैं, 0। अब आप बताइए
इस वाले ग्राफ पे, यहाँ ग्राफ में क्या दिखाया गया है सर? प्राइस दिखाया गया है। इस वाले ग्राफ पे क्या दिखाया गया है? डिमांड। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि डिमांड को यहाँ पे दिखा दिया जाए, प्राइस को यहाँ पे दिखा दिया जाए? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो हमेशा वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट फैक्टर को दिखाया जाता है, किस पे? वाई एक्सिस पे। और डिपेंडेंट फैक्टर को किस पे दिखाया जाता है? एक्स एक्सिस पे। आपको बातें ध्यान रखना है, मैंने आपको बातें बताया कि हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट फैक्टर। डिपेंडेंट वेरिएबल को किसको दिखाएंगे? एक्स एक्सिस पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस पे दिखाएंगे? वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेंट है किस पे? प्राइस ऑफ गुड्स पे। तो इसलिए यहाँ पे आपको प्राइस एक्स वाई एक्सिस पे दिख रहा है और क्वांटिटी डिमांड एक्सिस पे दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे दिख रहा है। आप देखिए, जब कमोडिटी का प्राइस कितना था? 5 रुपए था, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? 2 यूनिट। तो इसका पहला पॉइंट जो हमारा प्लॉट होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 रुपए जब प्राइस हुआ तो कितना क्वांटिटी डिमांडेड हो गया? कितना हो गया था? 3 हो गया था। तो 4 पे 3 को हम अगर प्लॉट करेंगे तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से 3 रुपए प्राइस पे 5 यूनिट्स था तो यहाँ पे हो जाएगा, और 2 रुपए के प्राइस पे 8 यूनिट डिमांड थी। अगर हम सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमको ये कर्व मिलता है, और ये कर्व हमारा क्या है? डिमांड कर्व है। द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ, ध्यान से समझिए, डिमांड कर्व की डेफिनेशन ध्यान से समझ लीजिए। द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विथ इट्स डिमांड, अपने डिमांड के साथ डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, अगर इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ पे प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको डिमांड कर्व कहते हैं। बात समझ में आ रही है? उसको क्या कहेंगे? डिमांड कर्व कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिमांड कर्व से आगे बढ़ते हैं। देखिए डिमांड कर्व, इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, क्या कह रहा है? डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड फॉलिंग। डिमांड कर्व कैसा रहेगा? डाउनवर्ड फॉलिंग रहेगा। ये डाउनवर्ड फॉलिंग के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम क्या है? लिमिटेड है। कंज्यूमर अगर प्राइस बढ़ने पे उससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं परचेज कर सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। इसीलिए हमारा ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, डाउनवर्ड फॉलिंग है। ध्यान से बात आप समझिए। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, इस बात को आपने अभी तक नहीं सोचा होगा। अच्छा सर बताइए क्या बात है वो? अगर हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड फॉलिंग है तो ऐसे भी हो सकता है, हमारा डिमांड कर्व अगर डाउनवर्ड फॉलिंग है तो ऐसे भी हो सकता है, और अगर हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड फॉलिंग है तो ऐसे भी हो सकता है। बताइए, इसको अगर हम ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, तो कौन सा ज्यादा अच्छा डिमांड कर्व है? आंसर करिए। अगर ए बी सी तीनों ऑप्शंस हैं आपके पास, तो ए बी सी में कौन सा करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व है? तो आपने अभी जो ग्राफ देखा था उसमें क्या पता चला था? इसका आंसर कोई कर रहा है कि विच वन ऑफ द गिवन फिगर इज द करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व? डिमांड कर्व का करेक्ट प्रेजेंटेशन कौन सा है? कोई आंसर करने वाला? अभी आपने देखा था, ध्यान रखिए, पीजीटी कॉमर्स से पीजीटी इकोनॉमिक्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा ये ग्राफ कैसे हो सकता है। तो अभी आपने एग्जांपल में देखा था कि ए में जैसे बना हुआ ऐसे ही हमारा वहां पे डिमांड कर्व था। कैसे था? ऐसे डाउनवर्ड फॉलिंग था, लेकिन वो क्या था? ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन से क्या है? ये कॉन्वेक्स है। ओरिजिन की तरफ से अगर आप देखेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? कॉन्वेक्स कहा जाएगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन।
और अगर कोई ग्राफ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? उसके पीछे रीजन ये है कि जो इसका स्लोप बन रहा है, इस स्लोप को क्या कहा जाता है? MRS कहा जाता है। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी आगे बात होगी। क्या कहा जाता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और हमेशा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। हमेशा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजिंग होता है। इसी वजह से हमारा डिमांड कर्व कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है। नोट कर लीजिए इसको, कहीं आपको बुक में रेयरली ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? हमारा डिमांड कर्व कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा पूरा, उसकी डिटेल, लेकिन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है डिमांड कर्व और MRS के बीच में, वो आपको रेयरली ही मिलेगी। इस वजह से तो आपके ये वाले ग्राफ भी सही नहीं है और ये वाले भी ग्राफ सही नहीं है। अगर हमारा MRS कांस्टेंट रहेगा तब तो ये वाला ग्राफ बनेगा, अगर हमारा MRS इंक्रीजिंग रहेगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा, जो कि दोनों पॉसिबल नहीं है। सर MRS क्या होता है? लगे हाथ उसको भी बता दीजिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है द रेट एट विच वन कमोडिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कमोडिटी। जिस रेट से एक कमोडिटी रिप्लेस करती है दूसरी कमोडिटी को। जैसे आप अगर एक कमोडिटी का कंजप्शन कर रहे थे, वीट का कंजप्शन कर रहे थे, तो आप वीट को रिप्लेस करना चाहते हैं किससे? राइस से। तो कितनी क्वांटिटी वीट की सेक्रीफाइस करना चाहते हैं? 1 यूनिट राइस का पाने के लिए कितनी क्वांटिटी वीट का सेक्रीफाइस करना चाहते हैं? 1 यूनिट राइस का पाने के लिए। उसको क्या कहेंगे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, MRS कहेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल की अगर हम बात करें तो देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट। कह रहा इट रिफर्स टू द डिमांड शेड्यूल फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। हमने आपको बताया था डिमांड शेड्यूल क्या है? कितनी कमोडिटी की डिमांड की जा रही है? सभी कंज्यूमर्स इन द मार्केट। इट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज इंटेंड टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है कंज्यूमर, इसको क्या कहा जाता है? किसी मार्केट में गिवन अवेलेबल ऑल कस्टमर या कंज्यूमर को अगर सम अप किया जाता है उनकी डिमांड को, तो उसको मार्केट डिमांड कहा जाता है। चलिए मार्केट डिमांड के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्केट डिमांड शेड्यूल देख लीजिए यहाँ पे। सपोज करिए एक मार्केट में 2 कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर A है, एक कंज्यूमर B है। अगर प्राइस ऑफ आइसक्रीम कह रहा है 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए है, तो A की डिमांड 4 3 2 1 5 4 3 2, दोनों को समअप कर रहे हैं। अगर 1 रुपए प्राइस पे मार्केट डिमांड देखना होगा तो 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। ये मार्केट डिमांड हो गया। अगर हम कहें मार्केट डिमांड 2 रुपए के प्राइस पे इंडिविजुअल डिमांड कितनी है? 3 है और 4 है। लेकिन अगर मार्केट डिमांड की बात करें तो दोनों को क्या किया जाएगा? प्लस कर दिया जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा मार्केट डिमांड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड आपको क्लियरली समझ में आ रहा है? कोई इससे रिलेटेड डाउट हो तो बताएं, ठीक है? अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मार्केट डिमांड या मार्केट शेड्यूल के बाद, इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो लॉ ऑफ डिमांड का बचा हुआ था, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। कहां कहां लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है? रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हमने आपको समझा दिया था। क्या बताया था मैंने आपको? रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, पहला इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फिर मल्टीपल यूजेस ऑफ कमोडिटी। 3 रीजंस आपको बताए थे लॉ ऑफ डिमांड के, ठीक है, कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। आइए हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ने के बाद, ये देखिए जो ग्राफ है ये क्या है? मार्केट डिमांड है। ये डिमांड कर किसका है? X का है। ये डिमांड कर किसका है? Y का है। इन दोनों को ऐड करके जो डिमांड कर बनाया गया वो क्या है? कौन सी डिमांड कर्व है? मार्केट डिमांड कर्व है। ध्यान से आप बात समझिए, वो क्या है? मार्केट डिमांड कर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ऐसा लग रहा है आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्यों, क्या बात हो गया? सभी लोग जल्दी से जल्दी आ रहे हैं, जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे आइए, हम लोग बात कर लेते हैं फिर से। मार्केट डिमांड कर्व हम लोगों ने देख लिया, मार्केट डिमांड शेड्यूल भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया ही है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड इज टेक्निकल रिलेशनशिप, लॉ ऑफ डिमांड इज टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी which shows there is inverse relationship between price and demand of the commodity, या indirect या negative relationship between price and demand of the commodity। इसके रीजंस को फिर से एक बार मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बात समझिए। रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहला रीजन क्या है? इनकम इफेक्ट। क्योंकि किसी कमोडिटी का जब प्राइस कम होता है तो सीधी सी बात है हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए कोई गुड्स एक्स है, कोई गुड एक्स है, इसका प्राइस पहले कितना था? 10 रुपए। अब इसका प्राइस कितना हो गया? 20 रुपीज। मेरे पास इनकम कितनी थी? 100 रुपए। अब इस 100 रुपए में पहले मैं कितना खरीद पाता था? 10 यूनिट्स। 10 रुपए था तब मैं कितना खरीदता था? 10 यूनिट परचेज कर लेता था। लेकिन अब अगर हम इसकी बात करें तो अब कितना परचेज कर पाएंगे? 5 यूनिट परचेज कर पाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे बात यह है कि हमारी परचेजिंग पावर, अगर किसी गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है? घट जाती है। और अगर किसी गुड्स का प्राइस घट जाता है तो हमारी परचेजिंग पावर क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये हमारा इनकम इफेक्ट हो गया। दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरा क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो दूसरी कमोडिटी जिसका प्राइस ज्यादा है उसके वाले कंज्यूमर्स भी, उस कमोडिटी वाले कंज्यूमर भी शिफ्ट कर जाते हैं कम प्राइस वाले कमोडिटी की तरफ। तो शिफ्ट करना ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और तीसरा रीजन क्या था? मल्टीपल यूजेस ऑफ कमोडिटी। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसके यूजेस, नंबर ऑफ यूजेस बढ़ जाते हैं। और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसके नंबर ऑफ यूजेस क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो ऑलरेडी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने रीजंस देख लिया। अब लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ पे देखिए डिमांड शेड्यूल मेंशन है। डिमांड शेड्यूल की बात करें, प्राइस जब 10 रुपए है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 50 है। फिर उसके बाद प्राइस 8 हो रहा है तो 60, 6 हो रहा है 70, 40, 4 हो रहा है तो कितना? 80। और उसके बाद हमारा जब 2 रुपए प्राइस है तो हमारे क्वांटिटी डिमांडेड कितने हैं? 90 हैं। चलिए डिमांड लॉ ऑफ डिमांड सीधी सीधी बात ये बताता है कि हमारा प्राइस ऑफ गुड्स और डिमांड के बीच में कैसे रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप होती है। इंपॉर्टेंट बात अब डिस्कस करते हैं एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछता है, लॉ ऑफ डिमांड से नहीं पूछेगा। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड से पूछता है, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड से पूछता है। तो एजम्पशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला एजम्पशन क्या कर रहा था? वेरियस एजम्पशन। पहला कह रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स रिमेन्स कांस्टेंट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तभी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा। मतलब अगर किसी गुड्स का प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड घट रही है और उसके प्राइस घटने पर उसकी डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब है ऐसी सिचुएशन में ये तभी होगा जब कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद देयर इज नो चेंज इन इनकम। इनकम में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में भी नहीं चेंज आना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स अगर काम करते रहेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। और नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ फर्दर चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी की सप्लाई में फर्दर चेंज भी नहीं आना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जिस तरीके से हुआ है वैसे ही रहेगा। कहने का मतलब सीधा सीधा देखिए, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जब भी दिमाग में आया आपके, आप अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट समझ लीजिए। सेटरस पेरिबस, इसका मतलब क्या होता है? सेटरस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या? टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, इनकम नहीं चेंज होनी चाहिए कंज्यूमर की। उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए।
वेदर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये सारे क्या हो जाएंगे, एजम्पशंस हो जाएंगे लॉ ऑफ डिमांड के। और लॉ ऑफ डिमांड हमारी क्या होती है, डाउनवर्ड फॉलिंग होती है। ठीक है, अब आप देखिए, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस क्या है, अपवाद क्या क्या है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। आइए हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शंस के बारे में। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहला एक्सेप्शंस क्या कह रहा है, सबसे पहले एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एक्सेप्शन है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कह रहा है दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ हाईली इंफीरियर गुड्स इन विच as the price of goods increases demand for the goods also increases and vice versa। इंपॉर्टेंट है गिवन गुड्स, मैंने आपको बताया भी गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स में अंतर। इंफीरियर गुड्स थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड टर्म है, गिवन गुड्स उसी का एक पार्ट है। तो गिवन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका प्राइस बढ़ने पे उनकी डिमांड क्या हो जाती है, घटती नहीं है, उनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात समझिए, किसी आइटम को आप इंफीरियर मान रहे थे, किसी गुड्स को आप इंफीरियर मान रहे थे, लो क्वालिटी का मान रहे थे, लेकिन अचानक किसी रीजन की वजह से, जैसे एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल अगर मक्के की आटे की बात करें, या मक्के की आटे की जो रोटी होती है, एक समय ये क्या रहा है, इंफीरियर रहा है, क्योंकि उस समय ये मक्का हर जगह अवेलेबल होता था, हर जगह प्रोडक्शन इसका हो जाता था आसानी से। तो मक्के का आटे की रोटी जो थी वो इंफीरियर थी एक समय, लेकिन आज उसको क्या किया जा रहा है, आज उसको सुपीरियर माना जा रहा है, क्योंकि टाइम के साथ उसका प्राइस क्या हो गया, आज गेहूं का आटा सस्ता है इन कंपैरिजन टू मक्के के आटे में के। तो कुल मिला के बात सीधी सीधी ये है। फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, जब कोई फ्रूट्स एकदम सस्ता हो जाता है तो उसकी डिमांड, उसको एक इंफीरियर के तौर पर ट्रीट कर लिया जाता है, लेकिन जब उसी का प्राइस बढ़ जाता है तो सुपीरियर फ्रूट में भी काउंट होने लगता है। तो गिवन गुड्स का मतलब होता है ऐसा गुड्स जिसके ऊपर प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड क्या हो जाए, बढ़ जाए, और प्राइस घटने पे डिमांड क्या हो जाए, घट जाए। ऐसे गुड्स को इंफीरियर गुड्स कहा जाता है। दूसरा कॉन्स्पिशियस गुड्स, देखिए ध्यान से आप, पहला गिवन गुड्स हो गया, दूसरा कॉन्स्पिशियस कंजप्शन हो गया। कॉन्स्पिशियस कंजप्शन का मतलब होता है जो शो ऑफ करने वाले आइटम्स होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ स्नोब, ठीक है, या वेबलेन गुड्स इनको कहा जाता है। वेबलेन गुड्स, आर्टिकल्स ऑफ स्नोब, ध्यान से देखिए, इसको क्या कह सकते हैं आप, वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स कह सकते हैं। तो वेबलेन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कॉस्टली होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, लग्जरियस कार हो गई, ठीक है, लग्जरियस सोफा हो गया, लग्जरियस टीवी हो गया। ये सारी चीजें ऐसे गुड्स हैं जो बहुत कॉस्टली हैं। इनका जितना ज्यादा प्राइस बढ़ता है उतना ही ज्यादा इनकी डिमांड बढ़ती है। आप एग्जांपल के तौर पे आप गोल्ड को आसानी से, गोल्ड का प्राइस लगातार बढ़ता है, बढ़ रहा है, इसके बावजूद गोल्ड की डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। गोल्ड की डिमांड हमेशा से क्या, डिक्रीज होने की बजाय क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो दूसरा कॉन्स्पिशियस आइटम हो गया या कॉन्स्पिशियस कंजप्शन हो गया। फिर उसके बाद कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी भी, दिखावे वाली ऐसी चीजें, शो ऑफ करने वाली नेसेसिटीज, जैसे टीवी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, ये सब कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी में आ जाते हैं, मतलब शो ऑफ करने वाली चीजें होती, लेकिन ये हमारी जरूरतें भी बन चुकी हैं, ठीक है। तो इनके साथ भी वही चीज लागू होती है कि इसको भी कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी में भी यहाँ प्राइस बढ़ने पे उनकी डिमांड घटती नहीं है, बल्कि उनकी डिमांड क्या हो जाती है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। अब इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब आइए समझते हैं। बताइए, आपको घर वाले बोल रहे थे कोई सामान लाने के लिए, सपोज करिए आपको कह रहे थे घर वाले कि ये सामान आ जाना चाहिए, या कुछ आपको जनरल स्टोर के कुछ आइटम्स आपको नोट कराया गया कि ये कल आ जाना चाहिए, आप 3-4 दिन से लगातार उसको भूल जा रहे हैं, लगातार उसको भूल जा रहे हैं, आपको लगातार घर पे डांट सुनने को मिल रही है। तो आप बताइए, जब आप चौथे दिन जाएंगे दुकान पे तो आप बिना प्राइस को ध्यान दिए सीधे सीधे गुड्स को परचेज करना चाहेंगे। तो अगर कोई कस्टमर या कंज्यूमर इग्नोरेंस को फॉलो करता है या इग्नोर करता है प्राइस को, तो वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये बात भी आपको समझना है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगला क्या है, इग्नोरेंस के बाद क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन।
अगर किसी गुड्स का ऐसा लग रहा है कि उसका फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर लग रहा है फ्यूचर में डिमांड प्राइस घटने वाला है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लॉकडाउन के टाइम में ऐसा हुआ है कुछ गुड्स के केस में, जिनका लगा कि जिनका प्राइस बढ़ने वाला है, जिनकी सप्लाई ही खत्म हो जाएगी, तो उसका लगातार क्या लोग इकट्ठा करके रखने लगे, इसलिए प्राइस उसका क्या हो गया, बढ़ गया। बात आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेसेसिटीज के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। नेसेसिटीज के केस में चाहे प्राइस बढ़े या घटे, जितना कंजप्शन करना है उतना कंजप्शन करना ही पड़ता है। तो नेसेसिटीज के केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। ये भी क्या है, एक्सेप्शनल केसेस। आपने क्या क्या एक्सेप्शन देख लिया, पहला गिफन गुड्स, दूसरा कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स में दो तरीके की चीजें आपने देखा, कॉन्स्पिशियस में लग्जरियस देखा आपने, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी भी देखा। फिर उसके बाद आपने क्या देखा, इग्नोरेंस देखा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज देखा। फिर आप क्या देख रहे हैं, नेसेसिटीज आइटम का देख रहे हैं। यहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आपने अगर देख लिया, ठीक है। एक और एक्सेप्शंस होता है बल्क परचेज। अगर बल्क परचेज कर रहे हैं या कोई इमरजेंसी है, वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्या करना है, परचेज करना ही करना है। इस वजह से वहां पे प्राइस बढ़े या घटे उससे डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या कह सकते हैं कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटती नहीं है या प्राइस घटने में डिमांड बढ़ती नहीं है, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो है, दो बातें आपको आएंगी यहां पे, एक आप ध्यान से देख लीजिए। दो बातें यहां पे आपको पढ़ना है। एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको समझाना है आपको, समझिए ध्यान से कैसे समझना है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड दो टर्म्स हैं यहाँ पे, दोनों टर्म्स को आपको समझना है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से होता है, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से, ड्यू टू क्या हो जाएगा, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इसी को क्या कहा जाता है, जब भी हमारा डिमांड कर्व होगा, तो ये हमारा डिमांड कर्व है, हमारा प्राइस क्या है, P, तो हमारी क्वांटिटी क्या थी, Q, हमारा प्राइस क्या हो गया, P1, प्राइस हमारा क्या हो गया, P1, तो क्वांटिटी क्या हो गई, Q1। तो इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अगर हमारा ड्यू टू अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है, सच है इसका, क्या अदर फैक्टर्स हो सकते हैं आप बताइए। डिमांड में अगर चेंज आ रहा है अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर फैक्टर्स जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सच एज इनकम या टेस्ट या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ध्यान से देखिए। अगर इन सब चीजों की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड। और ऐसे सिचुएशन में डिमांड कर्व कैसे रहेगी, हमारी ये डिमांड कर्व है, प्राइस हमारा क्या है, P, क्वांटिटी कितनी है, Q। प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान से आप बात समझिए, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, या तो बढ़ जाएगी या तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ध्यान से देखिए, अगर हमारा ये Q1 या Q2 डिमांड में चेंज हो रहा है और प्राइस हमारा P ही है, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। इनकम की वजह से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है तो उसको क्या कहा जाता है, चेंज इन डिमांड कहा जाता है। और इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ध्यान से बात आप देखिए, इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बोला जाता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन या तो डिमांड सिकुड़ जाएगी या तो एक्सपैंड हो जाएगी, फैल जाएगी। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन किस वजह से होता है,
प्राइस में चेंज होने की वजह से होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज, अगर इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से अगर क्वांटिटी में चेंज आता है, डिमांड में चेंज आता है, उसको चेंज इन डिमांड कहते हैं। तो आपने दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दो टर्म्स आपने क्लियर कर लिया। ये क्लास पीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए की क्लास नहीं है, क्लास सीयूईटी के लिए है फिलहाल, लेकिन पीजीटी में भी ये टॉपिक है, तो पीजीटी कॉमर्स एंड पीजीटी इकोनॉमिक्स दोनों के लिए यूजफुल हो सकता है, दोनों के लिए रिलेवेंट है, क्योंकि ये सारे चेंज इन डिमांड का, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या इकोनॉमिक्स का जो भी टॉपिक अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये पीजीटी के लिए भी रिलेवेंट टॉपिक है। तो पीजीटी वाले एस्पिरेंट भी इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, आपको क्लियर हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, ये किसकी वजह से होता है, ये प्राइस की वजह से होता है, ये किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। इसको मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज बोलते हैं। समझ में आ रही बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के बाद आइए हम लोग बात करते हैं, आइए अब हम लोग बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तेजी से आपको रिवाइज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि फटाफट हम लोग को क्वेश्चन करना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आइए हम लोग बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पे आपका टॉपिक है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए अभी अब तक हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देख लिया, और क्या देख लिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ साथ क्या हम लोगों ने देखा, डिमांड के बारे में एनालिसिस किया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मतलब होता है वो होता है कि द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। जो डिमांड के फैक्टर्स हैं, जो डिमांड के फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं, उसमें चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, इसकी जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बस इतना जान लीजिए कि जो डिमांड है, डिमांड एनालिसिस है, वो किसकी बात करता है, क्वालिटेटिव रिलेशनशिप को बताता है। ये भी क्वेश्चन रेज होता है, पीजीटी में भी आता है, सीयूईटी में भी आता है। अगर हम डिमांड एनालिसिस की बात करें या लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बताता है, डायरेक्शनल बातें करता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है, ये क्वांटिटी की बात करता है कि कितना प्राइस बढ़ने पे, कितना इनकम बढ़ने पे कितना डिमांड बढ़ेगा या कितना डिमांड घटेगा। तो फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है। अगर हम लोग इसकी स्टडी करते हैं तो हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्टडी कर रहे हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कह रहा है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कितनी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है इन डिमांड ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और कह रहा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और इनकम ऑफ कंज्यूमर में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। बताइए तीन मेन फैक्टर्स कंसीडर किए जा रहे हैं, एक प्राइस ऑफ गुड्स, दूसरा इनकम ऑफ कंज्यूमर और तीसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इन तीनों फैक्टर्स में कितना चेंज आ रहा है, मतलब प्राइस कितना बढ़ने पे डिमांड कितनी घट रही है, प्राइस कितना घटने पे डिमांड कितनी बढ़ रही है, इनकम कितना बढ़ने पे डिमांड कितनी बढ़ रही है, इनकम कितना घटने पे डिमांड कितनी घट रही है। अगर इसकी स्टडी कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की स्टडी कर रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को बताता है, और दूसरा हमने आपको बताया लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव रिलेशनशिप को बताता है। आपको ध्यान देने की जरूरत है इस चीज को। हाँ नमस्ते फरीद, कहाँ रह गए थे, आज क्लास नहीं करना था, बताओ।
चलिए हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देख रहे हैं तीन तरीके की चीजें, तीन तरह के हम लोग फैक्टर्स के चेंज को कंसीडर कर रहे हैं। पहला हमने कहा प्राइस ऑफ गुड्स, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो सबसे पहले जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि किसी कमोडिटी की डिमांड में कितनी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। बताइए प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप। तो कितना प्राइस बढ़ने पे डिमांड कितना घट रहा है, कितना मतलब हाउ मच, क्वांटिटी की बात हो रही है। कितना प्राइस बढ़ने पे डिमांड कितना घट रहा है और कितना प्राइस घटने पे डिमांड कितना बढ़ रहा है, ये क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसको आप अदर टर्म्स में क्या कह सकते हैं? इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितना चेंज आ रहा है उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम में कितना चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, अगर इसकी स्टडी कर रहे हैं तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। हाँ, क्वेश्चंस आज नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चन कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका, कल हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे फटाफट। ठीक है, हमने क्या कहा? इनकम इलास्टिसिटी, इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हो जाएगा? इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगा। फिर क्रॉस इलास्टिसिटी तीसरा आता है। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो आपने देखा कि पहला इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस, इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी, तीन तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे आपने देखा। चलिए, इस तीन तरह की इलास्टिसिटी अगर आपने पढ़ा तो कल हम लोग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन होने वाला है कल जो है, आप उसको जरूर जो है क्लास करिए, क्योंकि इस क्लास को करने का मतलब यह है कि यहाँ पे आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी तक जो पढ़ रहे थे उसकी टाइप्स ऑफ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके डिग्रीज के कितने टाइप्स होते हैं, कल हम लोग इसको पढ़ेंगे। लंबा टॉपिक मतलब थोड़े से समय का टॉपिक है, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितनी डिग्रीज होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, वो पांचों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। विथ ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, उसका ग्राफ भी देखेंगे, क्योंकि ग्राफ के यहाँ से ग्राफ से क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो कल आप लोग 6 बजे एकदम ठीक है रेडी हो के आइए, इसको करेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग बिजनेस स्टडीज के कुछ सीयूटी के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे, और फिर इस तरीके से अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज कंबाइंड तरीके से हम लोग का चलता रहेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, थैंक यू।